जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, चाइना कह रहा है लेट्स बी फ्रेंड्स इन यूनिफॉर्म। मिलिट्री एक्सचेंजेस और विजिट, शायद कल जॉइंट एक्सरसाइजेस भी। लेकिन भारत जो है वो रुक कर देख रहा है कॉशस के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या गलवान के बाद वो भरोसा पॉसिबल है चाइना के ऊपर, और क्या एक जो 100 बिलियन ट्रेड के बदले ब्लड मेमोरी भुला दी जाएगी। और जब एलएसी पर चाइनीज ट्रूप्स अभी भी प्री गलवान पोजीशन पर वापस नहीं गए हैं, तो डिफेंस कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? इसी पर आज की चर्चा रखेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया। आपसे उमेश जी ये सवाल करना चाहती हूँ पहला, कि गलवान में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद बिना जिस तरह से सिचुएशन है, फुल रोल बैक के मिलिट्री हैंडशेक कैसे पॉसिबल है? क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है या कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज? देखिए, भारत को आजादी मिली 1947 में। चाइना आजाद हुआ 1949 में। भारत ने हम्म। हमेशा चाइना के साथ अच्छे संबंध रखना चाहा है। इसके लिए नेहरू जी ने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया था। एक टाइम पे नेहरू जी को इतना विश्वास था, उन्होंने सैन्य अपनी डिफेंस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। और हम्म। 1962 में चाइना ने हम पर अटैक कर दिया और हमारा अक्साई चीन आज भी उनके कब्जे में है। और चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है। लद्दाख जो है वो चीन का हिस्सा है। इसके लिए चाइना हमेशा एक तरह से कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि वो एलएसी पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता जाए। और 2020 में भी उसने यही किया। गलवान में उन्होंने अटैक किया, जिसके कारण हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए और 43 चाइनीज सोल्जर मारे गए। अब चाइना चाहता है कि सबसे पहले उसका जो यूनिफिकेशन है, ताइवान के साथ उसका यूनिफिकेशन हो जाए। और इसके लिए वो क्या कर रहा है, ताइवान के ऊपर वो कंटिन्यूअसली अपने प्लेन्स भेजता जा रहा है, अपनी वॉरशिप्स ताइवानीज वाटर में भेजता जा रहा है। अब वो चाहता है कि जब वो ताइवान के ऊपर हमला करे, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। इसके लिए चाइना बोल रहा है कि लेट अस डेवलप क्लोजर टाइज। अब ये क्लोजर टाइज में क्या है, वो बोलते हैं हमारे जनरल्स आपके यहाँ आएंगे, आपके जनरल्स हमारे यहाँ आएंगे, हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये सब ठीक है, बट चाइना ने ऐसे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए ही नहीं है। सबसे पहले तो उनको प्री गलवान पोजीशन में जाना चाहिए। अगर भारत से उनको अच्छे संबंध चाहिए तो अक्साई चीन को उनको वेकेट कर देना चाहिए और भारत को पीओजेके को रिक्लेम करने के लिए भारत का साथ देना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल दिस टू थिंग्स हैपन, चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सांप पे भरोसा कर सकते हैं, पर चीनियों पे भरोसा मत करिए, इतना तक बोल देता हूँ। और वो जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो आपके पीठ में छुरा घोंपेंगे। ये उनकी आर्ट ऑफ वॉर, जो उनकी जो बुक है ना, सुन त्सू ने लिखी है, उसके अंदर दिया हुआ है। अगर किसी को भी चाइनीज की माइंडसेट अगर उनको समझना है, दे शुड रीड द आर्ट ऑफ वॉर। चाइनीज जी। आर वेरी डिसेप्टिव। वो एक तरह से आप वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, डिसेप्टिव प्लानिंग करते हैं, लेयर्ड उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। और आप ये देखिए, चाइना इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करता है, उसने उसकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वर्ल्ड में कोई मैच नहीं कर सकता। अपने सिविलियंस के ऊपर वो 200 बिलियन डॉलर खर्चा करता है जस्ट फॉर ट्रैकिंग देम। उसके अलावा वर्ल्ड के जितने भी न्यूज़पेपर आउटलेट्स है, मीडिया आउटलेट्स है, वहां पर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइनीज प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। चाइना चाहता है कि उसका प्रोजेक्शन हो कि वो एक तरह से विश्व में एक तरह से सुपर पावर बनना चाहता है, वो अमेरिका को हराना चाहता है। सबसे बड़ी जी। बात ये है, अभी उसका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ है, क्योंकि हम्म। ताइवान को कल ही अमेरिका ने 11 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने उन्होंने अभी उनको वेपन्स बेचे हैं। और मैंने हमेशा बोला है, मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी ये हो रहा है रियल टाइम में। और ये जी। 2022 में चालू हो गया था, जब नैन्सी पेलोसी उस समय जो स्पीकर थी यूएसए हम्म। की, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल आफ्टर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो विजिट की थी ताइवान। उस समय हम्म। से ये चाइना के लिए वो रेड लाइन हो गया था। जैसे आप समझ लीजिए, भारत के पास वो बांग्लादेश को खड़ा कर रहे हैं,
वैसे वैसे चाइना के पास ताइवान को खड़ा कर रहा है अमेरिका, और उन्होंने रूस के साथ भी यूक्रेन को खड़ा किया। तो ये सब एक तरह से अमेरिका का फैलाया हुआ जियोपॉलिटिकल बैटल्स है, जिसमें फ्यूचर में अगर कोई भी पावर उनको चैलेंज किया जाए तो उनके बैकयार्ड में एक एनिमी तैयार कर दिया है उन्होंने। उनको समझ में आ गया कि भारत को अगर रोकना है तो ईस्ट और वेस्ट दोनों से करना पड़ेगा, इसके लिए वो कर रहे हैं। और अब चाइना चाहता है कि वो भी भारत के साथ अच्छे संबंध करे। और एक चीज है, लेकिन अच्छे संबंध की बात उमेश जी जब आती है और चाइना जो कह रहा है कि कर्टसी कॉल्स और डेलीगेशन टॉक्स एक्सरसाइजेस और ये सारी बातें, कर्टसी किस बात की, जब ग्राउंड पर जो अभी भी डिस्ट्रस्ट है वो अभी भी जिंदा है और जो चीजें थी वो जूं की त्यों है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की समिट इंडिया में होने वाली है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया में होने वाली है। उसके बाद 2026 में इंडिया में होगी, 2027 में चाइना में होगी। चाइना चाहता है कि भारत और चाइना, भारत जो काम करे ब्रिक्स को, उसको वो आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं चाइना अपनी ऑब्जेक्टिव जो ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जब चाइना में होगी, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा एज एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका। अब वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है ताकि ब्रिक्स के अंदर जो प्रिपरेशन हो 2027 की समिट के लिए, वो 2026 में भारत के द्वारा चालू हो जाए। वो इसके लिए भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, वन। सेकेंड, चाइना चाहता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ युआन। वो चाहता है कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए, और चाइना ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट करना चाहता है। ब्रिक्स करेंसी में उसका हिस्सा ज्यादा रहेगा, इसके लिए चाइना उसको भी प्रमोट करना चाहता है। चाइना का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो यूएस डॉलर का जो स्विफ्ट सिस्टम है, उसके अल्टरनेटिव वो एम्ब्रिज लेके आना चाहता है। सब जगह भारत इंपॉर्टेंट एक तरह से देश है। अगर भारत नहीं मानता है तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप समझ जाइए, इंडिया इज अ किंग मेकर। इंडिया चाहेगा तो काम होगा। इंडिया अपने अच्छे संबंध रशिया के साथ सुधार रहा है। आप देखिए, भारत और रशिया के बीच में अच्छे संबंध हो गए। भारत और रशिया के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन की बात हुई है। भारत और रशिया के बीच में न्यूक्लियर पावर के ऊपर बात हुई है। और एक चीज है, भारत और रशिया के बीच में भारत अपने 1 मिलियन वर्कर्स आर्टिक में भेजेगा। भारत और रशिया के पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। आईएनएसटीसी और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी कॉरिडोर की बात हो रही है। भारत वहां पे जाके, रशिया में जाके वहां पे मिनरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेगा। सब चीज भारत के फेवर में है। भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, चाइना के पास नहीं है। चाइना के पास एक एजिंग पॉपुलेशन है। आज ऐसी हालत है कि उसको भारत का मार्केट भी चाहिए। वो चाहता है कि भारत के साथ अभी अच्छे संबंध हो जाए। और वो एक तरह से भारत के साथ मिलके अमेरिका को चैलेंज कर सके, ये चाइना चाहता है। पर भारत को भी मालूम है कि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। 2020 गलवान इंसिडेंट सबको याद है, 1962 इंडो चाइना वॉर, अक्साई चीन भारत को याद है। अभी अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जब गई थी शांघाई एयरपोर्ट पे, 18 आवर्स उसको डिटेन किया और उसको बोला गया कि आप चाइनीज पासपोर्ट लो। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, चाइना एक तरह से कंटिन्यूसली अपना क्लेम इंटरनेशनली अरुणाचल प्रदेश पे रख रहा है। उसके एक्शन ऐसे हैं जिसपे भरोसा नहीं कर सकते। भारत इसके लिए क्वेश्चन में हो गया। देखिए, हाँ, लेकिन उमेश जी क्वेश्चन तो है, लेकिन बात ये कि चाइना का जो ये अचानक प्यार है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, साउथ चाइना सी प्रेशर, ताइवान टेंशन, कॉर्ड स्ट्रांग हो रहा है, और क्या इंडिया के साथ जो डिफेंस वार्मथ चाइना की एक टैक्टिकल नेसेसिटी है? देखिए भारत आज एक विश्व में एक ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक इम्पोर्टेंट काउंटर वेट हो चुका है। वो जहां पर भी जाके बैठेगा, उस साइड का पलटा भारी हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक तरह से समझ लीजिए, दोनों देश के अंदर दो ऑपोजिशन पार्टी है बहुत, जिनको सरकार बनानी है। और समझ लीजिए भारत वो वैसा एक पक्ष है, वो जिसके साथ जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी उसकी डोमिनेंस हो जाएगी। अब वर्ल्ड के अंदर भारत इज बिकम अ किंग मेकर, भारत के बगैर हो नहीं पाएगा। इसके लिए अमेरिका भी चाहता है कि भारत कैन बी यूज्ड एज एन काउंटरवेट अगेंस्ट चाइना। चाइना वांट्स इंडिया टू बी यूज्ड एज अ काउंटरवेट अगेंस्ट अमेरिका। तो ये दोनों चीज में भारत को मालूम है कि भारत को किसी का भी एक तरह से फ्रंटलाइन सोल्जर नहीं बनना है। भारत बोल रहा है कि मेरा फायदा क्या है वो बताओ।
अगर मेरा फायदा होगा हम उसी हिसाब से काम करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। हम ना तो अमेरिकन इंटरेस्ट में काम करेंगे, ना हम चाइनीज इंटरेस्ट में काम करेंगे। आपको लड़ना है, आप लड़ो, हमारे साथ आप क्या करना चाहते हो, हमारे को क्या बेनिफिट्स दे रहे हो, वो बताइए। सबसे बड़ा बात है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इज सीकिंग दैट। और इसके लिए आप देखिए ब्रिक्स समिट में जब कजान में एक तरह से करेंसी निकाला था, आज 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, और नेक्स्ट समिट इंडिया में है। और इंडिया अगर नहीं चाहेगा तो ब्रिक्स करेंसी ऑपरेशनलाइज भी नहीं होगी। ब्रिक्स की करेंसी की यूनिट निकल चुकी है, जिसमें बोल दिया है कि 40% जो होगा गोल्ड का होगा, 60% बाकी बास्केट ऑफ करेंसी में भी होगा। और मैंने उस दिन भी बताया था इसकी 60% में जो प्रपोर्शनेट चाइना का प्रपोर्शनेट रहेगा 36%। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इस ग्रुप को भी डोमिनेट करेगा। वो चाहता है कि ऐसी बास्केट ऑफ करेंसी आए जो ऑल्टरनेट बने आईएमएफ के, ऑल्टरनेट बने वर्ल्ड बैंक के, ऑल्टरनेट बने यूएनओ के। तो ये सब चीज चाइना अपनी चाइनीज सेंट्रिक वो इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, जैसे एससीओ समिट है, फिर वो न्यू वर्ल्ड बैंक है। ऐसे बहुत सारे वो चीजें इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहता है जिसमें चाइना प्रोजेक्ट करे कि ही दे आर द वर्ल्ड लीडर, और उसको उसमें इंडिया और रशिया की सपोर्ट चाहिए। इसके लिए चाइना हमसे एक तरह से अच्छी तरह से बात कर रहा है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई, उन्होंने मानसरोवर की हमको यात्रा दे दी, तो ये सब चीजें ठीक है, इससे कोई दोस्ती, ये इसको आप समझ लीजिए ट्रांसैक्शनल एक तरह से रिलेशनशिप है। इसमें दोस्ती भी नहीं है, हम तो उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। वी लेकिन कैन उमेश जी, नॉट। ट्रांजैक्शनल कैसे हो गए? अगर हम पिलग्रिमेज की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, सब नॉर्मल है। पर जो सोल्जर्स हैं वो अभी भी फॉरवर्ड डिप्लॉयड है। तो ये नॉर्मलाइजेशन सिलेक्टिव क्यों है? देखिए नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं है। बॉर्डर पे आज भी एलएसी पे चाइना अपने एरिया में तिब्बत में उन्होंने अभी हैंगर्स बना दिए हैं, हेलीपैड्स बना दिए हैं, उन्होंने बंकर्स बना दिए हैं, वहां पर अपने प्लेन्स तैनात कर दिए हैं। चाइना ने सेम चीज उन्होंने बॉर्डर विलेजेस बनाए अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर चाइनीज आर्मी को उन्होंने एक तरह से डिप्लॉय करके रखा है एज सिटीजन्स। भारत के खिलाफ वो हम्बनटोटा पोर्ट से जब भी भारत कोई मिसाइल टेस्ट करता है, चाइना अपने स्पाई वेसल्स भेज देता है। हम्बनटोटा से वो हम पर निगरानी कर रहा है, मालदीव से हम पर निगरानी कर रहा है, वो ग्वादर से भी दे कर रहा है। और उसने सबसे बड़ा बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की डिफेंस में 81% जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो चाइनीज थे। चाइना पाकिस्तान को JF-17 दे रहा है अपना, वो उनको हैंगर क्लास सबमरीन दे रहा है। चाइना अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो दे रहा है, PL-15E BB रैम मिसाइल दे रहा है। और जिस हिसाब से कॉपरेशन चाइना और पाकिस्तान के बीच में है, उसमें आप समझ जाइए दोस्ती तो सवाल ही नहीं उठता। एक तरह से पाकिस्तान तो एक तरह से प्यादा है, इससे वो एक मुखौटा है। तो सारी काम जो हो रहा है वो बीजिंग कर रहा है। बीजिंग और अमेरिका दोनों ही कर रहे हैं भारत के खिलाफ, मैं ये आपको ओपन बता रहा हूँ, दोनों ही कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर भी देखिए कौन है, बांग्लादेश में यूनेस को इंस्टॉल जरूर किया है, पर वहां पर जितने भी रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स है उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। परेश बरुआ जो उल्फा का जो चीफ है, वो कहाँ पर उसने शरण ली? वो चाइना के यूनान प्रोविंस में शरण ली है उसने। और वो अभी बताया जा रहा है वो यूनान प्रोविंस से वो ढाका आ चुका है। तो चाइना तो सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश के रेडिकल्स को, ताकि भारत को एक तरह से परेशान किया जाए। बांग्लादेश को वो J-10C एयरक्राफ्ट बेच रहा है। और एक चीज है, चाइना ने सबमरीन्स भी बेची है अभी बांग्लादेश को। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत को घेरना, भारत को क्षति पहुंचाना, ये चाइना का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। चाइना और भारत के बीच में ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। चाइना ने अगस्त में बोला था कि हम ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करेंगे, कुछ नहीं किया है। आज भी हमारा जो ट्रेड है प्रोजेक्टेड है 14 बिलियन ही रहने वाला है। चाइना ने 14 से 20 बिलियन भी नहीं किया है, आप वो बता देता हूँ। सिर्फ बात की बात है, उन्होंने हमारे ऊपर जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे, नायोडाइमियम, जो मैग्नेट्स बनते हैं, वो उन्होंने ब्लॉक करके रखे हैं। उन्होंने टनल बोरिंग मशीन ब्लॉक करके रखे हैं। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की शिपमेंट्स वो रोक रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो फॉक्सकॉन के अंदर चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको बुलाए, बोलिए इमीडिएटली आ पाओ। और फॉक्सकॉन के पास जो स्पेशल मशीनरी है जो उसको इंडिया भेजनी है, उसका क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं।
तो चाइना तो एक तरह से भारत को रोकना चाहता है, और भारत के अंदर वो जो हमारी ऑपोजिशन है उसको तो कंटिन्यूसली वो चाइनीज प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो हमारी ऑपोजिशन को भी बगला रहा है। तो चाइना तो हमारा दुश्मन है, आप समझ जाइए। वो दोस्त ही नहीं है। पाकिस्तान तो दिखता है, देखिए पाकिस्तान तो ऐसा दुश्मन है जो सामने दिख रहा है। चाइना तो एक तरह से आप समझ लीजिए टू हेडेड हाइड्रा है। वो एक तरह से मुखौटा लगा के बोलता है मैं दोस्त हूं, जबकि पीछे से खंजर लेके बैठा है। चाइनीज जी। आर द ग्रेटेस्ट एनिमी। मैं आपको एक और एक चीज बोल रहा हूँ, यू कैन ट्रस्ट द स्नेक बट यू कैन नॉट ट्रस्ट अ चाइनीज। ये भले कोई रेसिस्ट बोले, कुछ भी बोले, पर अमेरिका में भी देख लीजिए, जितने भी चाइनीज वहां पे जाते हैं, वहां से वो सारा जो उनके सीक्रेट्स है, आईपी राइट्स है, वो चोरी करके मेनलैंड चाइना भेजते हैं। उनकी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स क्या करती है, चाइना तिब्बत में जो फेलन गोंग जो उधर का सेक्ट है, उनके लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग करती है। जिनजियांग के मुस्लिमों को अगेंस्ट आप सोच लीजिए, पीएलए आर्मी जाके उनकी औरतों के साथ सोती है, और मेंस को उन्होंने मेन को उन्होंने काम करने के लिए खेतों में भेज दिया है। 1 मिलियन मेन, सोचिए। वहां पे मस्जिदों को टॉयलेट बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी इस्लामिक देश है, वो चाइना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलते, भले वो सऊदी हो या कतर हो या टर्की हो। एक तरह से मतलब मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि वो इबादत किसकी करते हैं, पैगंबर मोहम्मद की करते हैं या जी जिनपिंग की करते हैं। ये भी मैं सोचने वाली बात है, वो तो अलग बात है। बस मैं यही बता रहा हूँ कि जो दोगलापन है चाइना का, वो ऐसा है कि सब जो कन्वेंशन है सबको सब मैंने इसके लिए गल्फ का एग्जाम्पल दिया। मैंने इसके लिए दिया ताकि आपको समझ सके चाइना कितना दोगलापन है, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा ब्रेन वॉशिंग करता है। बिल्कुल। उमेश जी, एक और सवाल आपसे वो ये कि भारत की बात करें, अमेरिका, क्वाड, इंडो पैसिफिक, इंडिया की जो है एक क्लियर पोस्चर में भारत नज़र आता है। चाइना के डिफेंस जो ओवर ट्रूथ्स हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो क्या ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सिंपल सा चीज है, चाइना इज बाइंग इट्स टाइम। इन 2027 वो ताइवान को अटैक करने ही वाला है। और हुँ, अभी इसके लिए साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में मिलिटराइजेशन चालू हो गया है। हुँ, जापान की प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है तो जापान को अपने डिफेंस के लिए उनको ताइवान ताइवान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। हुँ, मतलब चाइनीज के अगेंस्ट अटैक करना पड़ेगा। अगर चाइना ने कभी ताइवान के ऊपर अटैक किया तो हुँ, सोचिए, जब सेनी तकाची ऐसे बोल रही है और वो ताइवान के संदर्भ में बोल रही है, बाय 2035 चाइना का गेम प्लान है कि वो भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश को लेगा और लद्दाख को लेने वाला है। ये चाइना की रूल बुक में लिखा हुआ है। तो कोई भी हमें चाइना पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला एक ही चीज है, अगर आपको दोस्ती करना है, सबसे पहले तो आपको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग मानना पड़ेगा और अक्साई चीन से भागना पड़ेगा। फिर तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन देख के उसको वहां पर तिब्बतियन जो सरकार है उसको इंडिपेंडेंट कंट्री या कुछ ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर करके दलाई लामा को उधर उधर वापस उधर उनको रूल देना पड़ेगा। ये सब काम होता है तो समझ लीजिए चाइना हमारा दोस्त है, नहीं तो हमारा दुश्मन ही है। सीधी बात है, कोई बात नहीं, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चाइना जी, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मोर देन पाकिस्तान। आज बिल्कुल। हमारा देश, आज मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, सेकंड है चाइना, थर्ड है टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश फोर्थ और फिफ्थ है। ये मैं आपको सीधे क्लियर कट बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल। और अब सवाल ये है कि भारत इस पूरे उस पर क्या फैसला लेने वाला है? मुझे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।